नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन आज हल्द्वानी से शुरू हो रहा है और प्रदेश सरकार ने लंबे समय से अनुपस्थित 158 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों में सुधार करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में भाग लिया। देश के भावी निर्माता के रूप में बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के साहस और बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में कई पहल की जा रही है। MyGov और माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। इसके अलावा विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना सहित कई गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दी गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों के अद्वितीय बलिदान और साहस का सम्मान करने के लिए हर साल मनाया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनका काम असाधारण और आश्चर्यजनक है। श्रीमती मुर्मू ने सभी नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके इन उपलब्धियों को बड़े पैमाने पर साझा करने का भी आग्रह किया। उत्तराखंड में हर गांव में जल्द ही बहुउद्देशीय समितियां बनेंगी। अगले 100 दिनों के भीतर इन समितियों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 125 नई समितियों का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन समितियों का उद्देश्य किसानों को खाद, बीज, दवाइयां, वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देना है। इसके अलावा पैक्स के माध्यम से 24 प्रकार की सेवाएं जैसे रेल, बस, हवाई टिकट, बिजली बिल भुगतान और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रावत ने बताया कि राज्य में सहकारी समितियों के जरिए 1 लाख नए सदस्य जुड़ चुके हैं, जिनमें से 60% समितियां लाभ में हैं। देहरादून में 2 दिवसीय छौड़ा नृत्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव कल से शुरू होगा। यह महोत्सव उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में लोक कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों और परिधानों के साथ अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस महोत्सव की शुरुआत एक भव्य सांस्कृतिक यात्रा से होगी, जिसमें 200 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। इसमें छौड़ा, जुड्डा, बिरुड़ी, हाथी नृत्य सहित कई पारंपरिक नृत्य प्रदर्शित होंगे। यह महोत्सव दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पहचान दिलाने में मदद करेगा। एम्स ऋषिकेश ने टेली यूरोलॉजी सेवा की शुरुआत कर स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दी है। इस सेवा के माध्यम से अब मरीज बिना अस्पताल आए सिर्फ फोन के जरिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। इस सेवा से विशेष रूप से मूत्र रोग से ग्रस्त मरीजों को लाभ मिल रहा है।
जिनमें से 1600 से अधिक मरीजों को मदद मिल चुकी है। यह सेवा स्टेंट प्रबंधन, सर्जरी की तारीख, सर्जरी के बाद की देखभाल और अन्य यूरोलॉजिकल समस्याओं का समाधान देती है। मरीजों को सहायता के लिए एम्स ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट स्टार्टअप सीड फंड अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उनके व्यापारिक विचारों को साकार करने में मदद करना है। चुने गए 20 युवाओं को 75,000 हजार रुपए का सीड फंड मिलेगा, जिससे वे अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकेंगे। यह योजना उत्तराखंड में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। यह रैली हल्द्वानी से शुरू होकर 35 दिनों में 3,823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और राज्य के 13 जिलों के 99 स्थानों पर जाएगी। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 14 मशाल केंद्र होंगे। मशाल रैली के समाप्त होते ही 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का विधिवत उद्घाटन होगा। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ऐसे 158 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जो लंबे समय से अनुपस्थित थे। इनमें से कुछ ने तो ज्वाइनिंग भी नहीं की थी। सरकार ने इस कदम से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल सकेंगी। सरकार ने घोषणा की है कि इन पदों को जल्द ही भरा जाएगा और नई भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यों में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहल को दिया जा सकता है। पेरोल डेटा से पता चलता है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अक्टूबर महीने में लगभग 7,50,000 नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नए सम्मिलित सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक हैं। इस अवधि के दौरान जुड़े कुल सदस्यों में इनका योगदान 58% से अधिक है। पेरोल डेटा से यह जानकारी भी मिलती है कि लगभग 12,90,000 सदस्य इससे बाहर निकले और बाद में ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 की तुलना में वार्षिक आधार पर 16.23% की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में लगभग 2,09,000 महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया। गढ़वाल सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता प्रमुख अनिल बलूनी ने चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज और औली का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। इससे पूर्व श्री बलूनी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों के साथ औली का निरीक्षण किया और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि औली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने स्वयं ही कहा है कि वो बहुत जल्दी और 15-20 दिन के अंदर ही वो हमारे साथ यहाँ आएंगे और औली के लिए जो आगे जो हमको करना है कि किस प्रकार से औली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिले, उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो सड़क से लेकर जितने भी काम हैं वह सारे कामों का निरीक्षण करेंगे। जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी आज भी जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है और जो रोप वे की बात की है उस रोप वे के बारे में भी पूरी बातचीत हुई है। कहाँ पर किन किन पिलर्स में प्रॉब्लम आई है और कैसे उसकी जो डीपीआर बनाई जा रही है उसको मैंने कहा है कि एक समय सीमा के अंदर उसको दिया जाए। इस बारे में पूरी सुबह से मेरी लगातार प्रशासन से और पर्यटन विभाग की बातचीत हुई है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली और मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में देहरादून में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए आयोजित निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सप्ताह कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी इस तरह के शिविर लगाए जाने का सुझाव दिया। गौरतलब है कि 24 से 27 दिसंबर तक सैन्य अस्पताल में चलने वाले इस शिविर में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अपनी तरह का पहला निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और ऑपरेशन भी किया जाएगा। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित टीम के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करना है। शिविर के दौरान मोतियाबिंद की जांच और उसके बाद योग्य मामलों के लिए शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली का आयोजन आज हल्द्वानी से शुरू हो रहा है और प्रदेश सरकार ने लंबे समय से अनुपस्थित 158 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।